अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है कमेंट्स रिस्पांस का डे, तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। सबसे पहले है जी मीज़ान बचत सेविंग अकाउंट। ओपन बैलेंस ओपन टाइम 50K यानी कि 50,000 रुपये डिपॉजिट करना होता है, मगर ओपन होने के बाद अगर 50,000 निकाल लें, 5-10 हज़ार अकाउंट में रहने दें तो क्या अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या फिर कितने टाइम में एक बार 50,000 डिपॉजिट करना होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली होता ये है कि इसको इनिशियल डिपॉजिट कहा जाता है। हर अकाउंट का कोई इनिशियल डिपॉजिट होता है और कोई मेंटेनिंग बैलेंस होता है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है कि सिर्फ अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 50,000 शो करना होता है। अगर अकाउंट खुल गया है तो उसके बाद बेशक आप 50,000 रुपये निकलवा लें, कोई मसला नहीं है। एक होता है मेंटेनिंग बैलेंस। मेंटेनिंग बैलेंस क्या होता है कि जैसे 10,000 20,000 आपको अकाउंट में मेंटेन करना ही होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको महीने के लास्ट में चार्जेस हिट होंगे, जो कि तकरीबन 50 के 60 रुपये होते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको आपने मिक्स नहीं करना है। नेक्स्ट है सरदार खान का है कि UBL मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए जीमेल वगैरह को ऐड करना, या जो है वो जीमेल को कैसे चेंज करें, या ट्रांजेक्शन को SMS मोबाइल या जीमेल कैसे किसी पर कैसे कैसे आने हैं, किस पर आने हैं, ये भी देखना आपकी अपनी मोबाइल ऐप है। मेरी अलाइड बैंक की ऐप है, UBL की नहीं है। ठीक है, मैं अलाइड बैंक के ज़रिए आपको ज़रूर इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी किस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ये मुकम्मल करंट अकाउंट मंथली 25,000 एवरेज ना रख सके तो नेक्स्ट मंथ 25,000 मेंटेन रख लें तो कोई कटिंग होगी नहीं, बिल्कुल भी कटिंग नहीं होगी। अगर आप मुकम्मल करंट अकाउंट में 25,000 रुपये मेंटेन कर लेते हैं तो आपको सर्विसेज फ्री मिलती हैं, लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होते हैं। यही तो फ़र्क है UBL मुकम्मल करंट अकाउंट और HBL फ्रीडम अकाउंट में। नेक्स्ट है जी हेलो डिफरेंट टाइम्स पे लिए हुए बहबूद सेविंग का प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ड्यू डेट कैसे पता लगेगी प्रॉफिट मिलने की। अच्छा, ये एक ना लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि अगर आपने डिफरेंट डेट्स में सर्टिफिकेट्स लिए हैं या किसी भी सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की है तो आपको प्रॉफिट भी डिफरेंट डेट्स में मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं आपको दोनों तरीक़ों से समझा देती हूँ। अगर आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल एक आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स ले लिए हैं फेब में ले लिए हैं, ठीक है, और दूसरे आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स 15 मार्च को ले लिए हैं। अब आपने जो फेब में लिए हैं, फेब का जो भी प्रॉफिट बनेगा वो आपको यकम मार्च को मिल जाएगा, या मार्च के पहले हफ्ते में जो भी पूरे महीने का बनता होगा वो मिल जाएगा। अब आपने जो 15 मार्च को बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए हैं तो आपको जो अप्रैल को प्रॉफिट मिलेगा, अप्रैल में आपको फेब में जो आपने लिए हुए थे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, वो तो ज़ाहिरी बात है कि पूरा मार्च का महीना आपके अकाउंट में थे, उसका पूरे महीने का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और जो आपने 15 मार्च को न्यू बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए थे तो 15 मार्च से 30 मार्च तक आपके जो हैं वो 15 से 16 दिन बनते हैं। तो अप्रैल के पहले हफ्ते में जो आपको मुनाफा आएगा वो 15-16 दिनों के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स का मुनाफा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपकी जितने भी दिन का प्रॉफिट बनता होगा वो आपको एक ही डेट में मिलेगा। प्रॉफिट की डेट आगे पीछे नहीं होती है। बेशक आप ब्रोकन डेज में सेविंग सर्टिफिकेट्स ले लें या फिर किसी भी सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है, वो आपने करवाया है 20 मार्च को ओपन करवाया है, तो अब यकम अप्रैल को जो आपको मुनाफा आएगा वो 20 मार्च से 30 मार्च या 31 मार्च तक जो भी आपका मुनाफा बनता होगा, जितना भी बनता होगा, वो आपको यकम अप्रैल को मिल जाएगा। और फिर जब यकम मई को आपको मुनाफा मिलेगा तो अप्रैल का पूरे महीने का जो आपका मुनाफा बनता होगा वो मई में मिल जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली प्रॉफिट डीलिंग होती है, प्रॉफिट की डेट चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है जी लोग जो टेट्रा 9 पर ID कार्ड नंबर SMS करते हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से रमज़ान पैकेज 5,000 है। कुछ लोग अहल हो जाते हैं, पैसे लोगों के वॉलेट अकाउंट में भेज रहे हैं, और कुछ को उनके बैंक में जिनका अकाउंट नहीं होता उनको ऑटोमेटिकली अकाउंट में अकाउंट भी ओपन करते हैं, पैसे लगते हैं, टाइम बायोमेट्रिक करेंगे और अकाउंट भी ओपन। तो मुझे आपका जो है वो क्वेश्चन समझ नहीं आया कि बेसिकली आप इसमें पूछना क्या चाह रहे हैं। अगर आप अहल हैं तो कर लें, लेकिन अगर वो बंदा जो अहल नहीं है और वो मैसेज कर रहा है और उसको पैसे मिल जाते हैं तो ये उसका अपना दीन ईमान है कि वो हराम कमा रहा है या हराम इस तरीके से ये चीज़ ले रहा है। देखिए, हर किसी का अपना ज़मीर होता है, उसको पता होता है कि वो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। हकदारों का हक खाना वैसे ही गलत बात है। अगर आपका ज़मीर गवारा कर रहा है और वो ना अहल होते हुए भी इस चीज़ को ले रहा
है तो वो फिर उसका अपना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिन मान है। नेक्स्ट है जी, आई हैव बाइंग शेयर सिल्क बैंक बिफोर सम मंथ। अच्छा, ये मैंने वीडियो बनाई थी यूबीएल बैंक और सिल्क बैंक के मर्ज होने की। ये दोनों अब एक हो गए हैं। यूबीएल ने सिल्क बैंक को परचेज़ या अपने अंदर मर्ज कर लिया है। और शेयर्स अगर आपने सिल्क बैंक के ख़रीदे थे कुछ अर्सा पहले, तो आप सिल्क बैंक के 325 शेयर के बदले यूबीएल का एक ऑर्डिनरी शेयर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट है जी, हेलो मैडम, आप मेरे साथ ठीक हो जाएं। अच्छा, ये मैडम खतीजा का है कि अब आपने मेरी इंसल्ट भी कर के और ख़ुद नाराज़ हो गई हैं, ऐसा नहीं करें कोई। अच्छा, मैंने आपकी इंसल्ट नहीं की थी। एनी हाउ खैर छोड़ें इस बात को, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन पूछ लिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगी। आपने कहा कि बैंक मैनेजर के ऊपर, एरिया मैनेजर के ऊपर कौन होता है, उसके ऊपर कौन होता है, वीडियो पर पूरी रैंक बताएं ऊपर के कौन कौन होता है, किस किस के पास क्या क्या ऑथराइजेशन होती है, क्या डील करना होता है, किसने क्या। देखें, बैंक मैनेजर होता है, बैंक मैनेजर के ऊपर एरिया मैनेजर होता है। एरिया मैनेजर मीन के एरिया के अंडर कोई जितनी भी ब्रांचेज आती हैं, 5-6 ब्रांचेज, वो उसका मैनेजर होता है। और जो काम बैंक मैनेजर करता है, यानी कि एक बैंक के लिए करता है, एक ब्रांच के लिए करता है, वो एरिया मैनेजर 5-6 ब्रांचेस के लिए करता है। फिर एरिया मैनेजर के ऊपर जो है वो रीजनल मैनेजर होता है, जो एरिया मैनेजर को डील कर रहा होता है। और एरिया मैनेजर सारे ब्रांच मैनेजर्स को डील कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये हायरार्की चलती चली जाती है। नेक्स्ट है जी, मेरी ज़कात नहीं कट हुई, कब होनी है। अगर तो आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के ऊपर ज़कात कट नहीं होती है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आपकी ज़कात कट नहीं हुई है तो इसकी 2 रीज़न हो सकती हैं कि या तो आपके अकाउंट का बैलेंस निसाब से कम होगा, ठीक है, या फिर जो है वो आपके सेविंग अकाउंट में ज़कात एग्जम्पशन फॉर्म आपने सीधी 50 फॉर्म जमा करवाया हुआ होगा जो लाइफ टाइम के लिए सबमिट हो गया है और आपकी ज़कात कट नहीं होगी। तो आप इन दोनों में से देख लें कि आपका रीज़न क्या था। नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सिल्क बैंक के अकाउंट होल्डर्स का क्या बनेगा। फ़र्ज़ करें अगर किसी ने 20 लाख रुपए सिल्क बैंक के में जमा करवाए हैं तो इस बैंक के इन 20 लाख रुपए का क्या बनेगा, इस बारे में गाइड कीजिएगा। देखिए, मैंने जो है वो वीडियो में भी बताया था कि अब आप जो हैं वो समझ लें कि अब यूबीएल के कस्टमर्स हैं। अब सिल्क बैंक को आप इग्नोर कर दें, ठीक है। अगर आपकी जो भी अमाउंट है, जो भी आपके अकाउंट में पैसे हैं, वो कहीं पे भी नहीं जाते। अब उस अकाउंट्स की, उन पैसों की जो मैनेजमेंट है वो यूबीएल के हाथों में आ गई है। आपके पैसे उतने ही रहेंगे, कोई कटिंग नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं होगी। बल्कि ये तो चीज़ मैं अच्छी कहती हूँ कि सिल्क बैंक जो है वो यूबीएल में मर्ज हो गया है, क्योंकि सिल्क बैंक कोई इतना बड़ा बैंक नहीं था और यूबीएल जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट बैंक है। तो आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप बस हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनको कहें कि इस तरह से मेरा सिल्क बैंक का अकाउंट था, मुझे मेरी अब ब्रांच बता दें कि अगर मैंने अपने कोई मसला करना है या कोई चेक बुक लेनी है या कुछ भी इस तरह का केस है मेरा, तो मेरी जो ब्रांच है वो किस ब्रांच में मर्ज हुई है, यानी कि मेरा अकाउंट अब किस ब्रांच में है, कौन सी मेरी पेरेंट ब्रांच है यूबीएल की, ये आप लाजमी कंफर्म कर लें हेल्पलाइन पे कॉल करके। नेक्स्ट है जी, सिस्टर मैं बीओपी अकाउंट होल्डर हूँ। मुझे 2 बार कॉल्स आ चुकी हैं जिसमें एक इंसान बोलता है कि मैं बीओपी से हूँ, हम सर्वे कर रहे हैं, मैंने बात नहीं की और कट कर दी कॉल। क्या ये सब रियल होता है या फेक होता है? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बैंक ऑफ पंजाब में तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। मैंने अलाइड बैंक में कितने अरसे से अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, आज तक मुझे कोई कॉल नहीं आई। चाहे मेरे अकाउंट में लाखों रुपए रखे हुए थे या 0 रुपये रखे हुए थे, लेकिन मुझे आज तक कोई कॉल नहीं आई। लेकिन बैंक ऑफ पंजाब में, जब मैं भी बैंक ऑफ पंजाब में काम करती थी, तो हमें ये जो है वो दिया जाता था, ये एक लिस्ट निकाल के दी जाती थी कि इन कस्टमर्स को कॉल करें। अगर उनका बैलेंस ज़्यादा होता था तो उनको कर्टेसी कॉल की जाती थी, ठीक है, कि आपको सर्विसेज सही मिल रही हैं या ये है या वो है। या अगर उनके अकाउंट का बैलेंस 10,000 से कम या 50,000 से कम होता था तो फिर उनको कॉल की जाती थी कि आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लें, अगर आपके पास डिपॉजिट है तो, ताकि आपका अकाउंट रनिंग में रहे, ये वो। तो इस तरह से बीओपी में तो अक्सर कॉल्स आती रहती हैं। नेक्स्ट है जी, मेरा सिल्क बैंक में अकाउंट है, मैं रेडी लाइन प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। मुझे आपकी शेयर होल्डर वाली बात समझ नहीं आई। देखिए, शेयर होल्डर्स वाली बात मैंने बिल्कुल क्लियरली समझाई थी कि अगर आपने सिल्क बैंक के शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है कि सिल्क बैंक के जिसने भी शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाएंगे सिल्क बैंक के। अब अगर सिल्क बैंक यूबीएल में मर्ज हो गया है तो उनके शेयर्स की वर्थ क्या होगी और उन शेयर होल्डर्स का क्या होगा, तो उसके बारे में शेयर स्वैप रेशो एक कंसिडर की गई है स्टेट बैंक की तरफ से कि 1/3 to 5 शेयर्स की, यानी कि
सिल्क बैंक के 325 शेयर जो हैं वो यूबीएल बैंक के 1 शेयर के बराबर हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि दोनों की वर्थ में कितना फ़र्क है। अगर आप सिल्क बैंक के शेयर होल्डर्स हैं तो आप अपने सिल्क बैंक के 325 शेयर्स एक्सचेंज करवा सकते हैं यूबीएल के 1 शेयर के बदले, ठीक है। तो ये उसकी वर्थ है। अब आई डोंट नो कि आपके पास कितने शेयर्स हैं। अगर आपके पास शेयर्स अवेलेबल हैं और 325 से ज़्यादा हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप उनको यूबीएल से एक्सचेंज करवा लें, क्योंकि उन्होंने शेयर स्वैप रेशो बताई है कि आपके 325 सिल्क बैंक के शेयर्स यूबीएल के 1 शेयर के इक्वल है। नेक्स्ट है जी, मैडम आपने बताया नहीं, काश बैंक अदर सिटी चेक क्लियरिंग के पैसे लेते हैं, लाइक अलाइड, एनबीपी और फैसल बैंक चार्जेस नहीं बताया आपने। देखिए मैंने आपको चार्जेस बताए हैं कि क्लियरिंग के ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, 500 के अंडर ही होते हैं। अब ये हर बैंक के एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली होते हैं कि वो इंटरसिटी क्लियरिंग के क्या लेते हैं, ओबीसी के क्या लेते हैं, तो हर बैंक के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। लेकिन मैंने आपको एक एस्टिमेट बता दिया है कि 200 से 500 के दरमियान ये चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट है जी बेबी अम्बर का फॉर एग्जांपल मेरा HBI। अच्छा, ये मैंने क्लियरिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी कि ये क्लियरिंग बेसिकली क्या होती है, किस तरह से आपका चेक क्लियर होता है और कौन सा चेक जो है वो आपका जल्दी क्लियर हो जाता है। इसके ऊपर इन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन कि मेरा HBL लाहौर ब्रांच का चेक कराची की अलाइड में क्लियरिंग होना हो क्या, और यानी कि ये कराची गई हुई हैं और वहाँ पे इन्होंने अपने HBL का चेक लाहौर का वो जमा करवाना है अलाइड बैंक में। तो अब अलाइड वालों को HBL लाहौर किसी भी HBL ब्रांच को भेजेगा या लाहौर की पेरेंट ब्रांच को भेजेगा जिस अकाउंट में होगा, वो किसी को भी नहीं भेजेगा। देखें मैंने अपनी वीडियो में आपको समझाया भी है कि किस तरह से क्लियरिंग प्रोसेस होता है। ये एक निफ्ट डिपार्टमेंट होता है, निफ्ट डिपार्टमेंट ने ये आगे प्रोसेस करना होता है। जो भी क्लियरिंग का चेक होता है, चाहे वो अलाइड बैंक हो, HBL हो, UBL हो, कोई भी हो, वो डायरेक्टली जो है वो निफ्ट डिपार्टमेंट को भेजता है। निफ्ट का एक सॉफ्टवेयर होता है जो हर बैंक में अवेलेबल होता है डिजिटली। आपने अपना चेक, यानी कि फॉर एग्जांपल अलाइड बैंक में आपका चेक गया है HBL का क्लियर होने के लिए, अब अलाइड बैंक वाले क्या करेंगे, अब आपका चेक स्कैन करके जो है वो निफ्ट को भेजेंगे। जैसे कि मैंने इस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो क्लियरिंग का प्रोसेस होता है वो निफ्ट डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। यानी कि अलाइड बैंक वाले क्या करेंगे, उनके पास अगर HBL का चेक रिसीव हुआ है, वो HBL के चेक को स्कैन करके निफ्ट डिपार्टमेंट में भेजेंगे। निफ्ट डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी होगी कि वो चेक जिस भी कंसर्न बैंक का होगा या जिस भी कंसर्न बैंक की कंसर्न ब्रांच का होगा, वो उस चेक को उस ब्रांच में स्कैन कॉपी के तौर पे, सॉफ्ट कॉपी के तौर पे अपने सिस्टम पे अपलोड कर देंगे कि ये क्लियरिंग आई है। इसको अब डिजिटली अब वेरीफाई किया जाता है। अब जाहिर बात है कि टेक्नोलॉजीज आ गई हुई हैं, अब फिजिकली चेक्स नहीं जाते हैं, अब डिजिटली जाते हैं, ठीक है। उस चेक की तस्वीर आगे पीछे से या सारा कुछ डिटेल जो है वो निफ्ट वाले HBL को भेजेंगे, ठीक है। HBL की जो कंसर्न ब्रांच होगी वो अपने निफ्ट सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो भी क्लियरिंग आई हुई होगी, ये सुबह के टाइम आ जाती है, 10 बजे से पहले सारों के रिस्पॉन्स चले जाते हैं। तो HBL वाले क्या करेंगे, निफ्ट सॉफ्टवेयर से जो भी क्लियरिंग आई होगी, जो भी चेक्स आए हुए होंगे, उनको वेरीफाई करेंगे कि वो अकाउंट ठीक है, वो चेक सही है, उसमें स्टैम्प सही लगी हुई है, अमाउंट ठीक है और इस बंदे के अकाउंट में पैसे मौजूद हैं या नहीं है, साइन वेरीफाई हैं। तो ये सारा कुछ जो भी रिमार्क्स होगा, अगर तो ओके होगा तो वो ओके लिख के भेज देंगे, अगर कोई रिजेक्शन होगी तो वो रिमार्क्स में लिख के भेज देंगे कि इस वजह से ये चेक रिजेक्ट किया जा रहा है। वो रिस्पॉन्स जाएगा दोबारा निफ्ट के पास, और निफ्ट के पास जो क्लियरिंग जाएगी वो जब ये रिस्पॉन्स निफ्ट के पास चला जाएगा तो निफ्ट आगे से फिर अलाइड बैंक को कहेगा कि HBL का ये चेक ओके है या नहीं है, जो भी HBL की तरफ से रिस्पॉन्स आया हुआ होगा। तो इस तरह से ये सारा क्लियरिंग का प्रोसेस होता है। मैंने ये वीडियो में डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी अगर आपको कोई मज़ीद क्यूरी है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, बैंक से जो भी लोन लें या कोई बाइक के किसी लोन और कोई लोन वापस ना पे करें तो ये या फिर ECIB में बैड रिकॉर्ड लगेगा, तो फिर जो कभी रमज़ान पैकेज या कोई भी गवर्नमेंट पैसे लेते हैं। अच्छा, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई भी बैंक से लोन लिया या बाइक लिया और उसकी पेमेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से बैड रिकॉर्ड की वजह से ECIB में उनका बैड इमेज बन गया है। ECIB बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जिसमें जो है वो कस्टमर का क्रेडिट इमेज देखा जाता है कि ये डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स पे करने की रेपुटेशन है वो सही है या नहीं है, बैड रिकॉर्ड है या गुड रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा है कि अगर ECIB में बैड रिकॉर्ड लग गया है एक दफ़ा, ठीक है, तो फिर क्या वो गवर्नमेंट के जो पैसे या रमज़ान पैकेज के लिए अप्लाई करना होता है, क्या वो उसके लिए भी नहीं कर सकता, या अगर जैज़ कैश से लोन लेता है तो क्या उसमें भी वो उसका ECIB का बैड रिकॉर्ड शो हो जाता है, और अगर जैज़ कैश का लोन वापस ना करें तो भी ECIB में बैड रिकॉर्ड लग जाता है या नहीं।
तो देखें लोन की जो भी कैटेगरी होगी, अगर आप उसको प्रॉपरली पे नहीं करेंगे या आपका बैड रिकॉर्ड होगा तो वो ECIB में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ECIB में बेसिकली जो बैड रिकॉर्ड आता है वो बैंक से लोन लेने की वजह से, क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंस्टॉलमेंट ना पे करने की वजह से, या बैंक से आपने किसी भी किस्म का कोई भी लोन लिया हो और उसको टाइमली पे ना किया हो या डिफ़ॉल्टर रहे हो तो वो ECIB में बैड रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है, अब ये जैज़ कैश का मुझे कंफर्म नहीं है कि ये अपने लोन को किस तरह से डील करते हैं, क्या इनका लोन भी ECIB से लिंक होता है या नहीं है, या हो सकता है कि जैज़ कैश से अगर आपने लोन लिया हुआ है, अगर आपने उसको वापस नहीं किया है तो हो सकता है कि वो आपकी सिम के ऊपर इफ़ेक्ट हो, आपकी ECIB के ऊपर इफ़ेक्ट ना हो। तो इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। एनी हाउ ये थे सारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।